पिछली वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। निरक्षीय स्थिति मतलब वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत किसी पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया था। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना होता है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अल्प दूरी 2l होती है। ये एक AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। इन दोनों आवेश -q आवेश तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। इसके दोनों आवेश विपरीत होते हैं, परंतु परिमाण में दोनों आवेश बराबर होते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से, द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए -q से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, +q से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद दोनों देखेंगे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हमें किस डायरेक्शन में मिल रही है और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर देंगे। तो +q आवेश के कारण ज्ञात करने के लिए हम लाइन खींच लेते हैं +q आवेश से -q आवेश से P तक की दूरी। ऐसे ही +q आवेश से P तक। हमें इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये r दूरी है, ये l होगा, 2l है। मध्य बिंदु है इसका, तो इसे दो पार्टों में डिवाइड करेगा, l और l में। A से P तक की दूरी कितनी होगी? अगर बात करें, ये दो एंगल, ये थीटा पे झुका हुआ है, दोनों समान एंगलों पे झुके हुए हैं। ये भी थीटा पे झुका हुआ है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो एक राइट एंगल बनाएंगे ये। तो ये क्या होगा? A से P तक ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो कर्ण निकालें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AP का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा? r का स्क्वायर प्लस आधार l का स्क्वायर। तो AP बराबर होगा √ में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो AP बराबर आ गया √ में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ऐसे ही BP = आएगा √ में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन लें, दिशा लें, तो किधर होगी? -q आवेश के कारण, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q आवेश की ओर होती है। -q आवेश की ओर और +q आवेश से दूर, +q आवेश से दूर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q आवेश के कारण -q आवेश की ओर होगी, इधर की तरफ।
प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर होगी। प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर। अगर हम एक क्षैतिज रेखा खींचें तो ये एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो अगर माने माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो इसके दो घटक होंगे। E1 और E2 के घटकों में वियोजित करेंगे तो अगर कोई वेक्टर ऐसे हो, ये वेक्टर E है, तो इसके दो घटक थीटा की तरफ E cos थीटा होता है और थीटा से दूर की तरफ E sin थीटा होता है। इसे बोलते हैं क्षैतिज घटक, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसका E1 का क्षैतिज घटक यहाँ मिलेगा, ये होगा E1 cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की तरफ इधर मिलेगा, ये होगा E1 sin थीटा। E1 के दो घटक होंगे, E1 cos थीटा क्षैतिज घटक होगा थीटा के साथ, थीटा की ओर, और एक घटक होगा ऊर्ध्वाधर घटक थीटा से दूर E1 sin थीटा। ऐसे ही E2 के दो घटक होंगे, E2 के दो घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक तो थीटा की तरफ यही मिल जाएगा, E2 cos थीटा, और एक घटक मिलेगा हमें ऊपर की तरफ, ये हुआ हमारा E2 sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे देखते हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण देखेंगे क्या होगा। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर किसी बिंदु आवेश Q के कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो Q आवेश से r दूरी पर है, तो Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E = 1/4πε0 Q अपॉन जो दूरी है Q आवेश से, और जितनी दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो दूरी का वर्ग स्क्वायर। तो क्या होगा? E = और ये मानिए हमने E1 = 1/4πε0 Q अपॉन r अंडर रूट में r² प्लस l² का स्क्वायर, तो उससे अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा? r² प्लस l²। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसकी डायरेक्शन लिखना चाहें तो डायरेक्शन होगी P से A की तरफ, P से A की तरफ। सिमिलरली अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, क्या होगी? प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की
दूरी कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन इसका वर्क करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट जो है स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। अब इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो बी पी की डायरेक्शन में, पी से दूर की ओर है ना, तो बी पी डायरेक्शन में। अब देखो E1 और E2 के जो मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण, दोनों के परिमाण एक जैसे हैं, दोनों के मान कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ है और इसकी दिशा नीचे की तरफ है, दोनों के परिमाण सेम हैं, डायरेक्शन अलग हैं, तो एक दूसरे को ये काट देंगे, तो ये तो हो जाएंगे दोनों निरस्त। दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट तो हो जाएंगे निरस्त, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्षैतिज घटक हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, दोनों घटक ऐड हो जाएंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिलेगी हमें इन दोनों के कारण मिलेगी, क्षैतिज घटकों के कारण। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्षैतिज घटकों के कारण हमें मिलेगी, जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। तो E इक्वल्स टू E1 का मान रखें 1/4πε0 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर 1/4πε0 क्यू अपॉन दोनों एक जैसे हैं तो ऐड होके 2 cos थीटा हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, तो इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। अब मैं त्रिभुज AOP से, अगर हम देखें AOP से या BOP से, तो इसमें cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है हमारा L, कर्ण क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू क्या होगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा का मान रखेंगे L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी 1 पावर और इसकी 1/2 पावर कितनी बना देंगी 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू इंटू 12 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, इसकी पावर 1
और इसकी पावर 1/2, 3/2 हो जाएगा। हम जानते हैं P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L, और आर स्क्वेयर का मान बहुत बड़ा होगा एल स्क्वेयर की रेस्पेक्ट में। तो एल स्क्वेयर को क्या मान लेंगे हम, एल स्क्वेयर को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। एल स्क्वेयर इक्वल्स टू हम रखेंगे 0। इसलिए E इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4πε0 Q इंटू 2L की जगह पे P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अपॉन आर स्क्वेयर की पावर 3/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 P/RQ। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर है।